मैं आज के दिन तमाम दोस्तों से आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हे आज के अगर मुल्क जैसा भी आधा इंसान कहीं काम आए तो मैं इंशाल्लाह तैयार हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट राजा महमूद खान साहब जो कि पुंछ से आए हैं, हमारे यूथ लीडर हैं, उनसे गुजारिश कि आज के दिन पर मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार करें। जोरदार तालियां एडवोकेट राजा महमूद खान साहब के लिए। बनवाना है हमको, अपने आप में हिम्मत और इस्तिकामत का जज्बा बनाना है हमको। शाह फैसल साहब को गम दूर हुए। चलो कानून फॉलो करने से मुझको प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कानून फॉलो करने में, लेकिन कानून एक होना चाहिए। कोई कानून कुनी कानून गोस तक लागू गसुन, कुनी कानून गोस ये लागू गसुन। भाइयों, हम सब लोगों को सड़क की बहुत जरूरत है, बिजली की बहुत जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, पार्कों की जरूरत है, स्कूलों और अस्पतालों की जरूरत है। हमें ये सब चीजें चाहिए। हम किसी चीज से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें, सड़क, बिजली, पानी, हमें इज्जत के साथ चाहिए। हमें अपना सर ऊंचा रख के चाहिए, सर नीचा करके नहीं चाहिए। हमारी आवाज बुलंद और हमारा सर बुलंद रहेगा तब हमें ये सब चीजें चाहिए। किसी का भी खून इस सरजमीन पर ना बहे, हमारी यही कोशिश रहेगी। हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके साथ में आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से जुल्म हुआ। हमारे ताजिर जो बाहर जाते हैं तिजारत करने के लिए, उनके साथ हमने देखा कि किस तरह से जुल्म हुआ। जब हमने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई, जब हम इसके खिलाफ एकजुट हुए, उस वक्त मेरे ऊपर एक FIR डाल दिया गया, मेरे ऊपर उत्तराखंड में एक FIR डाल दिया गया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे 1000 FIR मंजूर हैं, हमें ऐसे 100 FIR मंजूर हैं, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे लोग जब बाहर पढ़ने जाते हैं, तिजारत करने जाते हैं, उनके साथ ज्यादतियां नहीं हो। हम उस कौम के नुमाइंदे हैं जिनको भेड़ बकरियों की तरह पिछले 150 साल से चराया गया। उस बैनामा अमृतसर के बाद, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरती से कहा, दहकान कुश्त जो यो बयाबा फरोख्तन, कौमी फरोख्तन बच्ची अर्जा फरोख्तन। कितना सस्ता बेचा गया इस कौम को। और वो जो इंडिग्नेशन आज से 150 साल पहले इस कौम ने एक्सपीरियंस की, उस इंडिग्नेशन का आज तक हम पे बार मौजूद है। मैं भी, जब मैंने भी आंखें खोली और मैंने भी सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे सामने भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे, विकल्प थे। सोचा लोगों की खिदमत करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। फिर सोचा चलिए IAS करते हैं, बहुत कम लोगों ने किया है। 10 साल IAS में गुजार के, सिस्टम के अंदर रह के मुझे ये समझ आया बहैसियत डॉक्टर कि मेरा डायग्नोसिस जो आज तक था वो गलत था। जब मैं IAS में आया, मैं ये सोच लेके आया कि अगर हम यहां पे रास्ते देंगे, स्कूल देंगे, अगर हम यहां पे पानी की सप्लाई देंगे, तो शायद यहां पे अमन आ जाएगा। 10 साल गुजार के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जब तक यहां का नौजवान परेशान है, जब तक यहां पे खून रेजी का आलम चलता रहेगा, जब तक यहां की माओं बेटियों की असमतें महफूज नहीं रहेंगी, और जब तक यहां की नई जनरेशन एक तलातुम का शिकार रहेगी, तब तक यहां पर डेवलपमेंट का कोई मकसद नहीं रहता है। मैंने फैसला किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस है, बहुत ही वेल मीनिंग लोग सिविल सर्विस में आते हैं ये सोच के कि हम लोगों की जिंदगियां तब्दील करेंगे, हम लोगों की गरीबी के बारे में कुछ करेंगे। लेकिन जब हम फिर यहाँ के हालात देखते हैं तो फिर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ के लीडर्स पिछले 60-70 साल से किस तरह की सियासत करते आए हैं, कैसी गुलामी के शिकार यहाँ के अवाम को किया गया है। अब मुझे फैसला करना था कि मुझे कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए।
मैं हक बात आपके सामने कहूं और दिल खोल के कहूं कि मैंने सोचा मैं एक मखसूस पार्टी ज्वाइन करूं। उनके लीडर्स के साथ बात भी की और उन्होंने बहुत इज्जत दी, बहुत इकराम दिया। उस इज्जत का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं और उसको एक्सेप्ट भी करता हूं। एक और पार्टी, उनके साथ भी बात चली कि उनको ज्वाइन करता हूं। तीसरी पार्टी के साथ भी बात चली कि उनको ज्वाइन करता हूं। लेकिन उस बीच मुझे जितनी गालियां पड़ी, जिस तरह का एंगर और आउटरेज यहाँ के अवाम ने और खासकर यहाँ के नौजवानों ने दिखाया, मेरी आंखें खुल गई। मैं उन सब गालियों का शुक्रिया अदा करता हूं आपसे, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में एक बहुत अहम तरीन फैसला, सही फैसला करने पे मजबूर कर दिया। मैंने फैसला किया कि हम अपनी एक नई जमात क्रिएट करेंगे और आप मेरा यकीन कीजिए कि मुझे ये नई जमात बनाने पे मजबूर किया यहाँ के अवाम ने, जम्मू के अवाम ने, राजौरी पोस्ट के अवाम ने, लेह करगिल के नौजवानों ने। हर तरफ से नौजवान मेरे पास आए और मुझे बोला कि अगर आपने रिवायती सियासत, अगर आपने उन लोगों को जिनके हाथ कश्मीरियों के खून से धुले हुए हैं, अगर आपने उन लोगों को जिन्होंने यहाँ की रिक्रूटमेंट एजेंसीज को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना के यहाँ के नौजवानों के साथ नाइंसाफी की, मुझे बोला कल तक आप उनके बारे में उनके खिलाफ बोलते थे, आज अगर उनको ज्वाइन करोगे तो आज के बाद हम आपका मुंह नहीं देखना चाहते। आज के बाद आपका नाम शायद आप पार्लियामेंट में पहुंच भी जाओगे, लेकिन आपका कोई नाम लेने वाला 5 साल बाद यहां पे नहीं होगा। मेरा यकीन कीजिए, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस डिसीजन को लेने में। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, आईएएस छोड़ना बड़ा आसान था, लेकिन यह फैसला बड़ा मुश्किल था कि मुझे पार्लियामेंट सीट प्लेट पे मिल रही थी और उसको मुझे छोड़ना पड़ा। आपके सपोर्ट ने, अपनी जमीर की आवाज ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये नया प्लेटफॉर्म यहां के यूथ के लिए खड़ा कर सकूं। अब जब हमने कहा कि अब हम नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, अब वही लोग जो आज तक मुझे पीछे पीछे चल के दावतें देते थे कि आप कब आओगे और हमारी जमात में शामिल हो जाओगे, तो अब उन्होंने नया सिलसिला स्टार्ट किया कि अब तो ये हमारे साथ नहीं आया, लगता है ये बीजेपी, आरएसएस और सेंट्रल गवर्नमेंट की चाल है। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये किसकी चाल है और कितनी बड़ी चाल है, इंशाअल्लाह इसका वक्त फैसला करेगा। मैं बार बार केजरीवाल की और इमरान खान की एग्जाम्पल इसलिए देता हूं क्योंकि इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल करके बहुत सालों तक अपने फेथ को हिलने नहीं दिया। इमरान खान ने जब 22 साल बाद इलेक्शन जीता, उसके बाद भी आज बहुत सारे लोग तब भी उसको कहते हैं कि ये मिलिट्री का आदमी है। मुझे नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि आप किसी हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तारीख गवाह है, जब भी कोई नया आइडिया आता है, कोई नया इनकलाब आता है, पहले उसको रद्द किया जाता है, फिर उसके खिलाफ साजिशें की जाती हैं, उसके खिलाफ जंग की जाती है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि जब वो आइडिया लेके आए, नूर का पैगाम लेके आए, लोगों ने कहा ये तो जनूनी हो गया है, नाउजुबिल्लाह। ये ख्यालात पास्ट में भी चले हैं और मैं बिल्कुल तैयार हूं उस सारी मज़ाहमत के लिए, उस सारी क्रिटिसिज्म के लिए, उस गाली गलोच के लिए जो हमारे राइवल्स जो है, पॉलिटिकल राइवल्स, मैं तो किसी को पॉलिटिकल राइवल नहीं मानता, जो पॉलिटिकल राइवल्स आज के बाद साजिशें करेंगे मेरे बारे में, मेरी टीम के बारे में, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन साजिशों के बारे में आप होशियार रहिए और किसी भी चीज को इंक्वायरी के बगैर, उसके बारे में हकीकतें जानने के बगैर एक्सेप्ट नहीं कीजिए। ने पिछले 70 साल से सिर्फ धोखे देखे हैं। ये पार्टी किसी इलाके की पार्टी नहीं है। मैं पहले ही आपसे ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये किसी रिलीजन खास ग्रुप की या रीजन खास इलाके की पार्टी नहीं है। मेरे लिए जम्मू का डोगरा, लद्दाख का बुद्धिस्ट, राजौरी पोस्ट का मुसलमान, मेरे लिए सब मेरे भाई हैं।
ہم سب کے بھائی ہیں اور ہم آج اس مجلس سے ان کو امن کا اور دوستی کا پیغام پیش کرتے ہیں. کشمیری پنڈت ہمارے یہاں ہمارے کلچر کے انٹیگرل پارٹ ہے. میں اس بات کو بار بار دہراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان کی گھر واپسی وہ بھی عزت اور آبرو کے ساتھ، اس کے بغیر ہماری سیاست نامکمل ہے. کہ ہم مانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا جو پرامن حل ہے اس کے لیے ہماری پارٹی کوشاں رہے گی اور وہ حل ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی خواہشوں کے مطابق ہونا چاہیے اور ڈگنیٹی اور ریسپیکٹ کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے. دیکھیں، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ مسئلہ کشمیر کا حل فائنلی دو ممالک کے بیچ کی بات ہے. میں یہ نہیں اپنے آپ پر ذمہ داری لیتا ہوں کہ کل اوور نائٹ ایک میریکل ہوگا، میں اور میری ٹیم یہاں پہ مسئلے حل کرنے کے لیے نکلیں گے. یہ ایک لمبا راستہ ہے، ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم آواز بن کے ابھر سکتے ہیں اور دو ممالک کے بیچ اور دلی اور سری نگر کے بیچ کی جو راستہ ہے، جو وہ دوری ہے، اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم ریاست جموں کشمیر کو لک اپ نارتھ، یعنی جو ہمارا یہ سینٹرل ایشیا پورا ہے اس کا ایک سینٹر بنائیں گے. جو ایک سلک روٹ سویلائزیشن ہماری رہی ہے، جو لداخ کے تھرو، کارگل کے تھرو جس کا ہمارے ساتھ رشتہ ہے، ہمارا مغل روڈ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ہمارا جموں توی والا ایک رشتہ ہے نیشنل ہائی وے کا جموں کے باقی علاقوں کے ساتھ. ہم نے کہا کہ اس سلک روٹ کی جو سینٹرلٹی ہے ریاست جموں کشمیر کو، ہم اس سلک روٹ کی سینٹرلٹی کو پھر سے بحال کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے یہ کہا کہ بہت سارے طبقے ہماری ریاست کے ایسے ہیں جن کو ابھی تک ایڈوکیٹ ریپرزنٹیشن نہیں ملی ہے، پولیٹیکل ریپرزنٹیشن، ان کے ایم ایل اے نہیں بن پاتے ہیں، جن میں سکھس ہیں، بدھسٹس ہیں، کرسچنز ہیں اور کشمیری پنڈتس ہیں. ہم نے اپنے ویژن ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ جو بھی اس ریاست کے وہ لوگ ہیں، وہ سیکشنز ہیں جن کو ایڈوکیٹ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے، ہم ان کی ایڈوکیٹ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کے لیے کوشاں رہیں گے.